फ्रेंड्स, कोड रनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जो आज हम एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो जो हमारी फर्स्ट वीडियो होगी वो टोटली बेस होगी न्यूमेरिकल पर, क्योंकि जहाँ तक देखा जाता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है 40% क्राइटेरिया न्यूमेरिकल्स का रहता है। तो अगर हम न्यूमेरिकल्स अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो एवरी ईयर रिपीट हो रहे हैं 10 मार्क्स के, अगर हम वो कंप्लीट करेंगे तो देन हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आज मैंने ये पूरा रोड मैप बनाया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू AKTU सिलेबस। हमारे पास 5 यूनिट हैं, जिसमें यूनिट 1 एंड 2 पूरी थ्योरेटिकल यूनिट है। यूनिट 2 के अंदर जो कोड वगैरह है उसकी वीडियो हम नेक्स्ट फ्यूचर में अपलोड करेंगे। तो पहले हम मेन न्यूमेरिकल पे फोकस कर रहे हैं। तो यूनिट 3 के अंदर जो मेजर टॉपिक्स हैं न्यूमेरिकल के, फर्स्ट टॉपिक इज CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो हम इसके अंदर डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, FCFS, SJF, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन। देन बैंकर्स न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, हर साल आता है, और शेड्यूलिंग का, इन दोनों में से कोई भी न्यूमेरिकल आ जाता है। तो हमें दोनों को प्रिपेयर करके चलना होगा। और अब हम आते हैं यूनिट 4 पर। तो यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मेजर टॉपिक्स आ रहे हैं। प्लेसमेंट एल्गोरिथम, इससे हर साल क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है। फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, पेजिंग का न्यूमेरिकल, सेगमेंट टेबल का, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का। और यूनिट 5 से हमारे पास एक ही न्यूमेरिकल आता है डिस्क्रीट शेड्यूलिंग का, जिसके 99% चांस रहते हैं कि वो एग्जाम के अंदर आए। तो हमारे पास सिर्फ 3 यूनिट हैं, और इन 3 यूनिट से ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। और मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। और आप एटलीस्ट अगर आप थ्योरी एग्जाम के अंदर थ्योरी नहीं पढ़ के जाएं बिल्कुल भी, तो आप 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इजीली। 40 मार्क्स अगर आप न्यूमेरिकल अच्छी तरह करके जाएं, क्योंकि आपको सेक्शन C से भी यूनिट 3, 4, 5 में एक एक न्यूमेरिकल ऑप्शनल में मिलेगा, और सेक्शन B में भी न्यूमेरिकल आएगा। देन 40 मार्क्स कहीं नहीं गए अगर आप मेरी ये पूरी वीडियो देखेंगे तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3 के फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो अभी इस टॉपिक के बारे में थोड़ा जानते हैं कि इस टॉपिक का मीनिंग क्या है। CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की नीड क्यों पड़ी, और ये 4 एल्गोरिथम ही क्यों हैं, तो देखते हैं। CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की नीड हमको इसलिए पड़ी क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे हमको प्रोसेसेस को मैनेज करना है, CPU एक शेड्यूलिंग करता है कि कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगी, वो पूरी एग्जीक्यूट होगी या आधी एग्जीक्यूट होगी, कितनी एग्जीक्यूट होगी, कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगी। तो ये सब डिपेंड करता है कि जो पहले आएगा वो एग्जीक्यूट होगा, या जिसका काम कम है, यानी जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है, वो पहले एग्जीक्यूट होगा, या जिसकी प्रायोरिटी हाई है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगी। तो वो सब हमें पता चलेगा इन 4 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की मदद से। फर्स्ट एल्गोरिथम इज FCFS, सेकेंड इज SJF, थर्ड इज प्रायोरिटी, और फोर्थ इज राउंड रॉबिन। तो हम ये चारों एल्गोरिथम डिटेलिंग में पढ़ेंगे, और नो डाउट इससे क्वेश्चन एवरी ईयर आता ही आता है, और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। इसके आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, देन इट विल बी वेरी इजी। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को स्टार्ट करने से पहले जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे दो मेन टर्म्स आती हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ने से पहले हमको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर होना बहुत नेसेसरी है, मस्ट है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन प्रिमिटिव। अगर हम प्रिमिटिव की बात करें तो प्रिमिटिव का मीनिंग क्या होगा कि अगर कोई प्रोसेस जो पूल के अंदर आती है, तो वो प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट हो भी सकती है और नहीं भी। यानी कि CPU फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस P0 आई है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 6 मिली सेकेंड्स,
बट हमने पी नोट को क्या किया, 0 से लेके 2 मिली सेकेंड्स तक के लिए एग्जीक्यूट किया और इसका एग्जीक्यूशन वहीं पर रोक दिया, और इसकी जगह CPU ने किसी नए प्रोसेस P1 को उठाया और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। मतलब एक प्रोसेस जो पूल के अंदर आ चुकी है, एग्जीक्यूट हो रही है, और उसको रोक दिया गया बीच में, और उसकी जगह दूसरी प्रोसेस के अंदर लाकर एग्जीक्यूट किया गया। तो ये फंडा होता है हमारा प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का। बट अगर हम नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो नॉन प्रिमिटिव के केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास पी नोट प्रोसेस है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 6 मिली सेकेंड्स। तो अगर पी नोट एक बार जॉब पूल के अंदर आ गई तो पूरी एग्जीक्यूट होगी विदाउट एनी डिले 0 to 6 मिली सेकेंड्स। एक बार जॉब पूल के अंदर कोई प्रोसेस आ गई तो वो पूरी एग्जीक्यूट होगी, बीच में उसका एग्जीक्यूशन नहीं रोका जा सकता किसी भी कंडीशन में। तो ये हमारी मेन कंडीशन है नॉन प्रीम्प्टिव की, और प्रीम्प्टिव के अंदर उस प्रोसेस को बीच में रोककर किसी दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए लाया जा सकता है। तो हमारी जो फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है दैट इज CFS मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रोसेस का अराइवल टाइम कम होगा, यानी कि जो प्रोसेस हमारी पहले आएगी उसको एग्जीक्यूशन पहले होगा, जो बाद में आएगी उसका एग्जीक्यूशन बाद में होगा। तो जितने भी न्यूमेरिकल होंगे तो उनके लिए कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो मैं लिखने जा रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो हमको एक क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर हमको प्रोसेस आईडी दी हुई है कि कौन कौन सी प्रोसेस है, P1 P2 P3 P4। अराइवल टाइम यानी कि किस टाइम पर वो प्रोसेस आई हैं सिस्टम के अंदर, 0 1 2 3 अराइवल टाइम्स हैं। एग्जीक्यूशन टाइम और बर्स्ट टाइम सेम थिंग है कि एक उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टोटल टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम और बर्स्ट टाइम। हर एक क्वेश्चन में गिवन होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमको क्वेश्चन में गिवन है वी हैव टू सॉल्व इट बाय नॉन प्रीम्प्टिव मेथड। तो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट नॉन प्रीम्प्टिव मेथड। इन नॉन प्रीम्प्टिव मेथड इफ अ प्रोसेस कम इन जॉब पूल देन इट इज एग्जीक्यूटेड फुल्ली, यानी कि एक प्रोसेस अगर आपकी जॉब पूल के अंदर आ गई, एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट हो गया, तो जब तक वो प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती वो उससे बाहर नहीं निकल सकती। तो हम इसके मेन स्टेप्स पर आ रहे हैं। तो जो नॉन प्रीम्प्टिव है जो हमारा स्टेप फर्स्ट होगा, स्टेप फर्स्ट दैट इज कॉल्ड गैंट चार्ट। तो जो ये गैंट चार्ट है ये हमारा नॉन प्रीम्प्टिव हो या प्रीम्प्टिव हो, कोई सी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो, चारों में से सब में स्टेप कॉमन रहेगा। तो अब हम इसका गैंट चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, और साइड में हम एक जॉब पूल एक रफ वर्क की तरह लेकर चलेंगे जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। तो अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में अराइवल टाइम 0 पर प्रोसेस P1 आई है, देन इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 2, ये इसका अराइवल टाइम है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस एंड दिस इज एग्जीक्यूशन टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट हियर P1 इंटू जॉब पूल P1 एंड P1 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 2। तो हमने यहाँ पे 0 से लेकर 2 तक P1 को एग्जीक्यूट कराया, फुल्ली पूरा एग्जीक्यूशन कराया बिना रोके। अब हमारा टाइम यहाँ पे क्या हो चुका है 2, तो यहाँ पे हमने लिखा 2। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि 2 से पहले कौन कौन से प्रोसेस हमारे पास आ चुके हैं। तो 2 से पहले क्या आता है 1 पे हमारे पास P2 हमारे पास आ चुका है, तो हमने P2 लिखा, एंड 2 पे P3 भी आ चुका है, देन हमने P3 लिखा, और P2 का एग्जीक्यूशन टाइम है 3 एंड P3 का एग्जीक्यूशन टाइम है 4। तो हमने क्या किया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि हमको P2 को जो पूल में डालना है P3 को, तो हम P3 को डालेंगे, प्रायोरिटी P3 को देंगे क्योंकि P2 पहले आया है। तो हमने यहाँ पे लिखा P2, और P2 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो है 3।
तो 2 से लेके 5 तक ये चला, 2 + 3 5। अब टाइम हो चुका है 5। अब हम यहाँ पर देखेंगे 5 पर P3 हमारा पहले से बचा हुआ है, तो P3 को हमने एज इट इज़ लिख दिया 4। और 5 तक ये देखेंगे हम कि ये भी आ चुका है हमारे पास प्रोसेस P4। तो हम यहाँ P4 को भी मेंशन कर देंगे, P4 विद एग्जीक्यूशन टाइम 7। और गैंट चार्ट में हम P3 को एंट्री दे देंगे, P3 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो है 4, तो 5 + 4 = 9 एंड लास्ट बचा P4, इसका एग्जीक्यूशन टाइम है 7, तो 9 + 7 = 16। हर एक क्वेश्चन का जो मेन स्टेप होगा जो 70% इम्पोर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ 70% मीन्स 70%, यानी कि अगर ये स्टेप सही हुआ तो क्वेश्चन सही होगा और ये स्टेप गलत हुआ तो क्वेश्चन 100% गलत होगा। स्टेप मार्किंग होगी वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। तो जो हमारा मेन स्टेप था, मेजर स्टेप वो था गैंट चार्ट बनाना, वो बन चुका है। तो अब हमको यहाँ पे 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम को समझते हैं थोड़ा कि क्या होता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो, या जनरली भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कोई प्रोसेस है वो हमारे पास रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, वो हमारे पास आके खड़ी हो चुकी है प्रोसेस, बट हमने उसको जो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया वो थोड़ा लेट किया। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन टू टाइम ऑफ कंप्लीशन, यानी कि जब उसकी एंट्री हुई और जब से लेके जब तक उसका कंप्लीशन ख़त्म नहीं हुआ, वो टोटल टाइम कहलाता है हमारा टर्न अराउंड टाइम। एंड वेटिंग टाइम क्या होगा कि उस प्रोसेस को अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले कितना वेट करना पड़ा, प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वेटिंग टाइम। तो अब हम टर्न अराउंड टाइम निकाल रहे हैं, तो टर्न अराउंड टाइम का क्या फॉर्मूला यूज होगा, टर्मिनेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। टर्मिनेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम का क्या मीनिंग है कि कब वो प्रोसेस एंड हुई और कब वो हमारे सिस्टम के अंदर आई, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो टर्न अराउंड टाइम है। तो अगर हम P1 का टर्न अराउंड टाइम निकालना चाहें तो क्या होगा, हम देख सकते हैं कि जो P1 एंड हुआ है वो 2 पर एंड हुआ है, तो हमने लिखा 2 माइनस, और P1 का जो अराइवल टाइम है दैट इज 0, तो 2 - 0 = 2। P2 का जो टर्मिनेशन टाइम है दैट इज 5 माइनस अराइवल टाइम ऑफ P2 इज 1, 5 - 1 = 4। P3 का टर्मिनेशन टाइम इज 9 माइनस अराइवल टाइम ऑफ P3 इज 2, 9 - 2 = 7 एंड टर्मिनेशन टाइम ऑफ P4 इज 16 माइनस अराइवल टाइम ऑफ P4 इज 3, दैट इज 13। देन पेपर में वो क्या पूछेगा, पेपर में पूछेगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो जब हमको एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना होगा तो हमारा काम इजी हो गया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम शॉर्ट फॉर्म TAT। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा, जो आपके चारों टर्न अराउंड टाइम यानी जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं उनका टर्न अराउंड टाइम ऐड करके डिवाइड कर दीजिए जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। जैसे यहाँ पे आएगा 2 + 4 + 7 + 13 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पर जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो आ चुका है 6.5। और यहाँ पे आपको यूनिट मेंशन करनी नेसेसरी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको यूनिट नहीं गिवन है, अगर वो यूनिट गिवन है मिली सेकेंड तो हम यहाँ पे वो लगा सकते हैं। अगर हमको कोई भी यूनिट गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर सिंपल लिख देंगे 6.5 यूनिट, दिस इज द आंसर। यह हमारा आधा क्वेश्चन हुआ है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सब में ये आएगा ही आएगा। तो अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होगा कि जितनी देर वो प्रोसेस हमारे सिस्टम में रहा माइनस जितनी देर उसका एग्जीक्यूशन हुआ, तो जो बचा हुआ टाइम बचेगा
वो बचेगा हमारा वेटिंग टाइम की जो वेस्टेज ऑफ टाइम है, जिस प्रोसेस को वेट कितना करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस एग्जीक्यूशन टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। फॉर P1 इज 2 4 7 13, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2 4 7 13। इनमें से माइनस क्या करना है, माइनस करना है एग्जीक्यूशन टाइम। तो एग्जीक्यूशन टाइम्स क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम्स ऑफ P1 P2 P3 P4 आर 2 3 एंड 4 7। 2 3 4 7, 2 - 2 0, 4 - 3 1, 7 - 4 3, 13 - 7 इज 6। देन अब हमको यहाँ पे निकालना होगा एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू 0 + 1 + 3 + 6 डिवाइडेड बाय 4। दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 4, 2.5 यूनिट्स। तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं उनका थोड़ा करने का मेथड अलग होगा, बट स्टेप्स यही फॉलो होंगे। तो आप इन स्टेप्स को एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो जो हम बाय प्रीम्प्टिव वाला केस है वो इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर कवर करेंगे। इस एल्गोरिथम के अंदर दोनों केस कवर करेंगे, नॉन प्रीम्प्टिव एंड प्रीम्प्टिव। और इसके अंदर क्या है कि अगर इसका दूसरा नाम पेपर में आ जाती है एल्गोरिथम SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि हमको SRTF से क्वेश्चन करना है तो हमको प्रीम्प्टिव वाला फंडा लगाना पड़ेगा, प्रीम्प्टिव। तो इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर हम क्या देखते हैं, जो हमारा मेन काम होता है वो होता है कि ऐसी प्रोसेस को ढूंढना जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है, लेस एग्जीक्यूशन टाइम, वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी सबसे पहले। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है ये, और इसके अंदर हमको अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ है। तो मेन पॉइंट, अगर अराइवल टाइम हमको नहीं दिया हुआ है तो हम सिंपल नॉन प्रीम्प्टिव वाला केस लगाएंगे। ये क्वेश्चन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू चूज लेस एग्जीक्यूशन टाइम क्वेश्चन। ओके, तो इसमें हमारा क्या स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट होगा हमारा गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट जब हम इसका बनाएंगे तो हम देखते हैं कि इनमें से सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम कौन सी प्रोसेस का है, 6 8 7 3। तो 3 किसका है, P4 का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे P4 till 0 to 3। देन 3 के बाद किसका है, 6 P1 का। तो P1 3 to 9। देन P3 एंड P2। P3 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या था, 7, तो 9 + 7 16। P2 का एग्जीक्यूशन टाइम 8, 16 + 8 24। तो इसका गैंट चार्ट बन चुका है। तो अब इसके अंदर जो मेन चीज़ है, अब हम इसके अंदर टर्न अराउंड टाइम नहीं निकाल सकते। तो जो TAT है, जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है, वो जब ही निकलेगा जब हमको अराइवल टाइम गिवन होगा। अगर अराइवल टाइम भी गिवन नहीं है तो हम टर्न अराउंड टाइम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वेटिंग टाइम निकाल रहे हैं। तो वेटिंग टाइम डायरेक्ट क्या हो जाएगा, P1 के लिए, P2 P3 P4। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है P1 का वेटिंग टाइम। तो हम देख सकते हैं कि जो P1 का एग्जीक्यूशन है वो 3 पर स्टार्ट हुआ, यानी 0 से लेकर 3 तक इसको वेट करना पड़ा। तो P1 का जो वेटिंग टाइम आ जाएगा 3।
P2 का एग्जीक्यूशन 16 से स्टार्ट हुआ, तो P2 का जो वेटिंग टाइम आ जाएगा 16, P3 का 9 एंड P4 स्टार्टिंग से ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया, तो इसको वेट ही नहीं करना पड़ा, तो इसका 0, और इसका एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा नॉन प्रिमिटिव। तो अब जो मेन क्वेश्चन है जो एग्जाम में एवरी ईयर आता ही आता है 100% गारंटी के साथ, वो है हमारा प्रिमिटिव। तो अब वो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये प्रिमिटिव एसडीएफ का क्वेश्चन है, या इसका दूसरा नाम होता है एसआरटीएफ, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो अब इसके अंदर हमको अराइवल टाइम भी गिवन है, एग्जीक्यूशन टाइम भी गिवन है, तो हम इसको प्रिमिटिव मेथड से करने जा रहे हैं। और एक बात ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि एसडीएफ से करो या एसआरटीएफ से, तो हमेशा प्रिमिटिव से करना होगा हमको, नॉन प्रिमिटिव से नहीं करना होगा। तो प्रिमिटिव में हम जो टाइम स्लाइस है, टाइम स्लाइस हम नॉर्मली जो लेके चलते हैं वो 1 मिलीसेकंड का लेके चलते हैं या 1 यूनिट का, कि कोई प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ तो उसको 1 मिलीसेकंड तक चलाया, फिर देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस और जो पुल में आ चुका है और उनमें मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम किसका है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रहा हूँ जो पुल बना चुका हूँ मैं, और मैं देख रहा हूँ कि अराइवल टाइम एट 0 P1 इज कमिंग एट एग्जीक्यूशन टाइम से 8। तो 0 पर हमारा P1 आ चुका है विद एग्जीक्यूशन टाइम 8। तो आप ये समझ सकते हैं कि 0 मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ कि 0 हमारा अराइवल टाइम है, P1 तो 0 पे प्रोसेस कौन सा है P1, और जो लास्ट में लिखा है ये लिखा है इसका एग्जीक्यूशन टाइम, कि ये एग्जीक्यूट होने में टोटल कितना टाइम लेगा। तो मैं P1 को 1 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट करा रहा हूँ 0 to 1। तो अब हमारा जो टाइम है वो हो चुका है 1 मिलीसेकंड। तो अब हम जो पुल के अंदर नेक्स्ट स्टेज पर आएंगे 1 पे। अब हमने P1 को, ध्यान से देखिए, P1 को अपने पूरा एग्जीक्यूट नहीं कराया, इसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम था 8 यूनिट्स और 8 मिलीसेकंड्स, कुछ भी कह सकते हैं, और हमने खाली 1 मिलीसेकंड के लिए इसको एग्जीक्यूट कराया है। तो P1 का अभी भी 7 मिलीसेकंड्स का जो टाइम है वो लेफ्ट है, वो बच रहा है। और दूसरी बात यह है कि अब हमारा जो टाइम हो चुका है 1, तो अब हम दोबारा जो अब हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें देखेंगे कि 1 टाइम पर, अराइवल टाइम 1 पर कौन से प्रोसेस और नए एंट्री कर चुके हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि अराइवल टाइम 1 पर P2 एंट्री कर चुका है, तो P2 एंट्री कर चुका है। P2 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है दैट इज 4। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास 2 प्रोसेस है। अब हमारे पास डिफ़िकल्टी ये फेस होती है कि हम P1 को एग्जीक्यूट कराएं या P2 को। अगर हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है तो हम नो डाउट P1 को एग्जीक्यूट कराते हैं। P1 को क्यों? क्योंकि P1 पहले आई है। लेकिन इस केस में हम क्या देखेंगे, इस केस में हम देखेंगे कि किसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है। तो हम देखेंगे कि 4 इज़ लेस देन 7, यानी कि P2 का एग्जीक्यूशन टाइम कम है। तो हम P2 को एग्जीक्यूट कराएंगे टिल 2 तक, क्योंकि हम अभी टाइम स्लाइस लेके चल रहे हैं 1 मिलीसेकंड का। और एक बार जब जॉब पूल के अंदर हमारे सारे प्रोसेसेस आ जाएंगे, तो हम सीधा उनको फुल्ली एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट कर देंगे, वो भी क्वेश्चन में देखेंगे। तो अब हमारा जो टाइम हो चुका है वो 2। तो अभी हमने P1 को एग्जीक्यूट नहीं कराया, तो जो P1 का एग्जीक्यूशन टाइम है वो 7 ही रहेगा। बट P2 को हम 1 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट करा चुके हैं, तो यहाँ पे जो 4 था वो 4 से यहाँ पे कितना रह गया 3, 4 - 1, ठीक है। और एक चीज़ हमको क्या चेक करनी है कि अराइवल टाइम 2 पर कोई प्रोसेस आया तो नहीं है। हाँ आया है, और P3 आया है, तो यहाँ पर नोट डाउन करना होगा P3 विद एग्जीक्यूशन टाइम इज़ 9। ओके, सो अब हमारे आगे वही प्रॉब्लम आ चुकी है दोबारा कि P1, P2, P3 में फर्स्टली एग्जीक्यूट कौन होगा। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि P2 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम है, तो अगेन P2 एग्जीक्यूट होगा 1 मिलीसेकंड के लिए। अब हमारा जो टाइम हो चुका है वो हो चुका है 3।
तो 3 पे हम देख पा रहे हैं कि P1 को अभी हमने एग्जीक्यूट नहीं कराया, तो जो P1 का टाइम है वो 7 ही रहेगा, P2 का 2, P3 का 9 एंड मेन थिंग इज दैट एज अराइवल टाइम 3 P4 इज कमिंग विद एग्जीक्यूशन टाइम 5। तो जो अब हमारे P1, P2, P3, P4 सारे प्रोसेसेस हमारे जॉब पूल के अंदर एंट्री कर चुके हैं, और जब हमारे सारे प्रोसेसेस जॉब पूल के अंदर एंट्री कर जाएंगे तो हम उनको बाय नॉन प्रीम्प्टिव मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। मीन्स अब हम यहाँ पे टाइम स्लाइस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? सपोज मैं यहाँ पे टाइम स्लाइस लेना स्टार्ट कर देता हूँ, तो पहले मैं P2 को एग्जीक्यूट करूँगा, मुझे पता है कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है, तो जब भी मैं कम होता जाएगा, यानी कि आंसर फिर भी सेम आएगा वो इस स्टेप के बाद। इससे पहले आपको प्रीम्पशन वाला जो लॉजिक है वो लगाना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो P2 है, P2 का एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है 2, तो हमने यहाँ पे P2 को एग्जीक्यूट कराया टिल 5 तक। P2 के बाद किसका नंबर आना चाहिए? P2 के बाद जो सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम है वो है P4 का, तो हमने यहाँ पे P4 को एग्जीक्यूट कराया विद 5 एग्जीक्यूशन टाइम, तो 5 + 5 10। देन किसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है? 7 का, तो P1 का एग्जीक्यूशन टाइम कम है और कितना है? 7, तो 10 + 7 17, और लास्ट में कौन बचा? P3 का क्या है? 9, तो ये हो गया 26। तो मेन स्टेप यही था गैंट चार्ट को बनाना। अगर ये गैंट चार्ट सही बन गया तो क्वेश्चन पूरा करेक्ट हो जाएगा, वरना क्वेश्चन पूरा सारे आंसर ही गलत आ जाएंगे। तो हम इसको एक सिंप्लीफाइड करके भी लिख सकते हैं कि जैसे P2 लगातार 3 बार आ रहा है, तो ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? 1 to 5, तो ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये हम लिख सकते हैं। देन अब हम कैलकुलेट करेंगे टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। तो अब हम यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम निकालना सीखेंगे। तो अब हमारे पास डिफ़िकल्टी क्या फेस होगी? जो नॉन प्रीम्प्टिव वाला मेथड था उसमें एक प्रोसेस एक ही बार आ रहा है, तो हमको पता चल जाता था कि वो कहाँ पे एंड हो रहा है, और डायरेक्ट हम अराइवल टाइम को सब्ट्रैक्ट कर निकाल लेते थे। तो इसमें हमको क्या करना है? सपोज जैसे हमको P1 का निकालना है, तो P1 हमारे गैंट चार्ट में एक तो यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, तो जो लास्ट में अकरेंस लास्ट वाली देखनी है, जो सबसे लास्ट में आ रहा है, तो जो सबसे लास्ट में आ रहा है उसका टर्मिनेशन टाइम लेंगे। सबसे लास्ट में आ रहा है 17 माइनस अराइवल टाइम क्या है इसका? 0, तो ये हो गया 17। P2 का 5, अराइवल टाइम ऑफ P2 इज 1, दैट इज 4। P3 हमारा 26 पे एंड हो रहा है, तो 26 माइनस अराइवल टाइम ऑफ P3 इज 2, दैट इज 24। P4 का जो हमारा टर्मिनेशन टाइम है वो है 10, और अराइवल टाइम ये, तो ये हो गया 7। तो अगर हमको इसका एवरेज निकालना हो तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? चारों को ऐड कर देंगे, 17 + 4 + 24 + 7 डिवाइडेड बाय 4, तो ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, और ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13 यूनिट। अब हमको निकालना है वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम कैसे निकलता है? टर्न अराउंड टाइम जो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये माइनस कर देंगे हम एग्जीक्यूशन टाइम को, एग्जीक्यूशन टाइम, और वी कैन से बर्स्ट टाइम। एग्जाम में कुछ भी गिवन हो सकता है, एग्जीक्यूशन टाइम एंड बर्स्ट टाइम इज सेम थिंग, दीज आर नॉट डिफरेंट थिंग्स, दीज आर सेम थिंग्स। तो वेटिंग टाइम हम निकाल रहे हैं P1, P2, P3, P4 के लिए। तो टर्न अराउंड टाइम क्या है? टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 इज 17, टर्न अराउंड टाइम ऑफ P2 इज 4, 24, 7। अब इन सब में से माइनस कर देंगे इनके एग्जीक्यूशन टाइम्स, और एग्जीक्यूशन टाइम्स इनके क्या गिवन है हमको? एग्जीक्यूशन टाइम हमको गिवन है 8, 4, 9, 5।
तो हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे दिस, और इसका निकाल लेंगे एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 9 + 0 + 15 + 2 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 6.5 यूनिट्स। तो ये हमारा SGF शेड्यूलिंग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। और हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये मेथड हमने अभी पढ़ा है प्रीम्प्टिव वाला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसको ज़रूर करें। FCFS का क्वेश्चन एक बार को नहीं भी आएगा तो चलेगा, वो आता भी नहीं है इतना, लेकिन SGF का प्रीम्प्टिव से ज़रूर आता है। और SGF की जगह वो ये भी कह सकता है SRTF, तो SRTF एंड SGF इज सेम थिंग। तो नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो बस SGF के अंदर हम क्या देख रहे थे कि जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है, प्रायोरिटी के अंदर हमको यहाँ पर एडिशनल एक कॉलम गिवन होगा हर एक प्रोसेस के साथ, उसकी प्रायोरिटी क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रायोरिटी वी विल एग्जीक्यूट दिस प्रोसेसेस। जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, और इसमें वही दो केस बनते हैं, नॉन प्रीम्प्टिव एंड प्रीम्प्टिव। तो नॉन प्रीम्प्टिव में सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा वो नहीं है हार्ड। नॉन प्रीम्प्टिव बहुत ईजी है। सपोज हमको 3 प्रोसेसेस गिवन है, P1, P2, P3। इनका एग्जीक्यूशन टाइम हमको गिवन है 7, 3, 9, और जो इनकी प्रायोरिटी गिवन है 2, 1, 3। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो सबसे लोएस्ट नंबर है उसको एज्यूम करेंगे कि उसकी हाई प्रायोरिटी है, एंड सो ऑन। तो अगर हम इसका गैंट चार्ट बनाना चाहें तो अब हम देखेंगे कि सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है। सबसे हाई प्रायोरिटी है P2 की, 1। तो हम यहाँ पे P2 को एग्जीक्यूट करा देंगे 0 till 3। इसके बाद हाई प्रायोरिटी है P1 की, 7 एग्जीक्यूशन टाइम है, 3 + 7 = 10, एंड P3 19। तो ये हमारा गैंट चार्ट बन चुका है। गैंट चार्ट बन चुका है तो आगे के स्टेप वेरी इजीली हो जाएंगे। और इसमें अराइवल टाइम नहीं गिवन है, तो आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि अगर अराइवल टाइम नहीं गिवन है तो आप टर्न अराउंड टाइम नहीं निकाल सकते। सपोज इसमें अराइवल टाइम गिवन होता तो अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी देखते कि 0 अराइवल टाइम पे कौन कौन सी प्रोसेसेस हमारे सिस्टम में एंट्री कर चुकी हैं और उन प्रोसेसेस में किसकी प्रायोरिटी हाई है। भाई ये चीज़ देखनी है और ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो अब हम नेक्स्ट जो मेन पेपर में आता है वो आता है बाय प्रीम्प्टिव। तो अब हम एक क्वेश्चन लेंगे बाय प्रीम्प्टिव से, उसको सॉल्व करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम इसके अंदर देखेंगे कि हमको प्रायोरिटी गिवन है, एग्जीक्यूशन टाइम गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है इस प्रोसेस का। तो अब जो हमारा मेन स्टेप होगा हम देखेंगे अराइवल टाइम 0। अराइवल टाइम 0 पर P1 आया है, तो 0 पर हमारा P1 आया है। इसकी प्रायोरिटी कितनी है, इसकी प्रायोरिटी है 2। तो ये आप ध्यान से रखिए, इसकी प्रायोरिटी है 2। और हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं फॉर मेमोराइजेशन की इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है 7 है, क्योंकि बाद में रिकॉल हमें याद रहे कि हमने कितना एग्जीक्यूट कराया है प्रोसेस को और कहाँ से रिज्यूम करना है। तो फॉर जस्ट पर्पज ओनली दिस राइट हियर। तो P1 को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 0 to 1 यहाँ पर एग्जीक्यूट कराया। अब जो हमारा टाइम हो चुका है 1, P1 प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये जॉब पूल के अंदर रहेगा। प्रायोरिटी इसकी 2 ही रहेगी अभी, लेकिन जो इसका एग्जीक्यूशन टाइम है वो 7 से कितना हो जाएगा, 6। ओके, एंड एट अराइवल टाइम 1 देखेंगे कि क्या कोई प्रोसेस एंट्री कर चुका है, नहीं। 1 तक कोई प्रोसेस एंट्री नहीं किया अभी तक।
तो हम अगेन P1 को ही एग्जीक्यूट कराना होगा। अभी हम यहाँ पे प्रायोरिटी चूज कर ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि एक ही प्रोसेस है हमारे पास। अगर हमें दो ऑप्शन होंगे जब तो हम दो में से एक को चूज करेंगे। अभी जब हमारे पास जो पूल के अंदर एक प्रोसेस ही आया है तो हमें प्रायोरिटी वाला लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। अभी एक ही प्रोसेस है, दोबारा P1 को ही एग्जीक्यूट किया 1 से लेके 2 तक। अब देखेंगे टाइम 2 हुआ, P1 है प्रायोरिटी 2 के साथ, एग्जीक्यूशन टाइम इसका 6 से हो गया 5। क्या एट अराइवल टाइम 2 एनी प्रोसेस इज कमिंग और नॉट? नहीं, अभी तक कोई भी प्रोसेस नहीं आई है। तो अगेन हमें P1 को एग्जीक्यूट कराना होगा टिल 3 तक। अब टाइम हो चुका है 3, P1 की प्रायोरिटी 2 ही रहेगी और इसका एग्जीक्यूशन टाइम हो जाएगा 5 से 4। अब देखेंगे कि क्या कोई प्रोसेस आया है? नहीं, 3 तक तो कोई प्रोसेस हमारा नहीं आया था, बट 3 तक कोई प्रोसेस नहीं आया था। तो अब हम क्या देखेंगे कि 4 पर हमारा P1 तो आ चुका है पहले ही, प्रायोरिटी 2 है और जो इसका एग्जीक्यूशन टाइम है वो 4 से बचा हुआ है 3। अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चन में अराइवल टाइम 4 पर P2 प्रोसेस आ चुका है। तो P2 प्रोसेस आ चुका है और P2 की जो प्रायोरिटी है वो है 1। तो P2 की जो प्रायोरिटी है 1 एंड एग्जीक्यूशन टाइम इज 3। एग्जीक्यूशन टाइम क्या है इसका? 3। तो अब हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि किस प्रोसेस को हम पहले एग्जीक्यूट करें। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रायोरिटी। P1 की प्रायोरिटी 2 है, P2 की प्रायोरिटी 1 है, तो हम P2 को पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो P2 को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे और क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 1 है तो ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो P2 जो एग्जीक्यूट होगा इसके एग्जीक्यूशन टाइम है 3, तो ये 7 तक हमारा पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम देखेंगे एट टाइम 7 P1 हमारा ऑलरेडी जो पूल में है प्रायोरिटी 2 के साथ, एग्जीक्यूशन टाइम 3 है एंड अब हमारा 7 तक हमारा P3 भी जो पूल के अंदर एंट्री कर चुका है और P3 की जो प्रायोरिटी है वो है 3 और जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है दैट इज़ 9। तो P1 और P3 में कौन एग्जीक्यूट होगा? नो डाउट P1 एग्जीक्यूट होगा क्योंकि P1 की प्रायोरिटी हाई है और इसका एग्जीक्यूशन टाइम बच रहा है 3, तो 10 तक ये एग्जीक्यूट होगा, देन P3 एग्जीक्यूट होगा कहाँ तक? 19 तक। तो ये हमारा गैंट चार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मेन चीज़ यही है, ये गैंट चार्ट एक बार बन गया तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो P1 यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ 0 से लेके 4 तक, P2 4 to 7, P1 7 to 10 एंड P3 10 to 19। तो हमारा गैंट चार्ट बन चुका है सिंप्लीफाइड। तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि गैंट चार्ट से टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये इसका टर्न अराउंड टाइम निकल जाएगा। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे हम, टर्मिनेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो P1 का टर्मिनेशन टाइम क्या है? 10, अराइवल टाइम क्या है? 0, तो 10 माइनस 0। P2 का टर्मिनेशन टाइम क्या है? 7 और इस P2 का जो अराइवल टाइम है दैट इज़ 4, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। देन P3 का निकल जाएगा और इसका एवरेज निकल के ये आंसर आ जाएगा। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? टर्न अराउंड टाइम माइनस एग्जीक्यूशन टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम हम निकाल चुके हैं 10, 3, 12। एग्जीक्यूशन टाइम्स क्या है इनके? 7, 3 एंड 9। तो 7, 3, 9 माइनस करके जो आएगा उसका एवरेज निकाल देंगे। तो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर हो चुका है और ये एवरी ईयर क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसको आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट को, इसमें ज़रा सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अलग टाइप का मिलता है और उसको सॉल्व करवाना है या कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको मेन चीज़ यही देखनी है, प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशन कराते जाना है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो मेन स्टेप है, जो मोस्ट 90% जो आपका आंसर डिपेंड करेगा वो गैंट चार्ट पे ही करेगा। अगर आपका गैंट चार्ट ही गलत होगा तो आंसर सही नहीं आएगा, और गैंट चार्ट अगर सही बन गया तो आपका जो
पूरा क्वेश्चन है वो करेक्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो मेन चीज़ है कि ये गैंट चार्ट हमेशा सही बनना चाहिए।